सत्या विक्रांत को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा। उसने विक्रांत की धमकी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इस पर नजर रखना। अगर ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो इसके हाथ पैर तोड़ देना। उसका बॉडीगार्ड वही टैटू वाला आदमी था जिसे विक्रांत ने पीटा था। वो भी विक्रांत से उस पिटाई का बदला लेना चाह रहा था। उसने सत्या से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद सब लोग बैंक्वेट हॉल के अंदर गए। विक्रांत भी पीछे पीछे गया। शादी में आए हुए श्रुति और विक्रांत के कॉलेज फ्रेंड्स की नजर उस पर पड़ गई। उनमें से एक लड़का अपने साथ वाले से बोला, यार ये विक्रांत है ना? उसके साथी ने विक्रांत को ध्यान से देखा और बोला, लग तो वही रहा है, पर वो तो जेल में था, वो यहां कैसे पहुंच गया? कंफर्म करने के लिए वो दोनों विक्रांत के सामने आ गए। उनमें से एक पहले विक्रांत का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने विक्रांत से झगड़ा कर लिया था और उसके साथ बातचीत बंद कर दी थी। उसका नाम सुमित था। विक्रांत ने भी उसे पहचान लिया था, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया। पर सुमित ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाय विक्रांत, कहां जा रहे हो? हमें पहचान भी नहीं रहे। कॉलेज में तो तुम बहुत बोला करते थे, लगता है पुराने दोस्तों को भूल गए हो। विक्रांत ने सुमित की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगा। सुमित ने टॉन्ट मारते हुए फिर से कहा, वैसे तुम जेल से कब छूटे? देखो यार, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें वॉशरूम साफ करने की जॉब दिलवा सकता हूं। तुम पुराने दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। सुमित की बात सुनकर उसका साथी हंसने लगा और बोला, सुमित यार क्या बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हें वॉशरूम साफ करने वाला लग रहा है क्या? ये कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, इसकी कुछ तो इज्जत करो। टॉयलेट साफ करने के बदले कम से कम सड़क पर झाड़ू लगाने का काम दिलवा दो। सुमित जोर जोर से हंसने लगा। विक्रांत अब गुस्से में था। उसने उन दोनों को घूरते हुए कह दिया, अगर तुम दोनों सही सलामत यहां से वापस जाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद करो और निकल जाओ यहां से। विक्रांत की बात सुनकर सुमित खड़ा हो गया और विक्रांत का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, तेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी और का गुस्सा हम पर मत निकाल, समझा? वरना फिर से तुझे जेल जाना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड की शादी का नाम सुनकर हॉल में मौजूद लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। अचानक विक्रांत ने सुमित की गर्दन पकड़कर उसका सिर टेबल पर दे मारा। टेबल पर रखे चाय के कप और प्लेटें उड़कर नीचे गिर गए। सुमित भी बेसुध होकर गिर गया। ये देखकर सुमित के साथी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत वहां से भाग गया। हॉल में अचानक अफरा तफरी मच गई। स्टेज पर खड़े सत्या और श्रुति भी घबरा गए। सिक्योरिटी गार्ड विक्रांत को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। विक्रांत ने एक चेयर उठा ली और धड़ाधड़ सबको पीटने लगा। कुर्सियों के टूटने, बर्तनों के गिरने और लोगों के चिल्लाने की आवाजों से हॉल गूंज उठा। शोरगुल की आवाज जब उदय के रूम तक पहुंची, तब मैनेजर को बुलाकर उदय ने उससे पूछा, क्या चल रहा है होटल में? मैनेजर ने बताया, सर बैंक्वेट हॉल में किसी ने हंगामा कर दिया है। उदय ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, तो तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो? होटल की सिक्योरिटी को लेकर जाओ और उन लोगों को बाहर उठाकर फेंको। मैनेजर जल्दी से भागा और सिक्योरिटी लेकर हॉल में एंटर हो गया। संध्या ने उदय से कहा, डैड आप गुस्सा मत कीजिए, मैं खुद जाकर देखती हूं क्या मामला है। उधर सारे सिक्योरिटी गार्ड विक्रांत को घेर कर खड़े हो गए। मैनेजर ने उनसे कहा, फौरन इसे बाहर निकालो। सत्या के पिता अखिलेश त्रिपाठी सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। वो आगे बढ़े और विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, यह आदमी बाहर नहीं जा सकता। अगर आज ये यहां से सही सलामत वापस गया तो त्रिपाठी परिवार की इज्जत का क्या होगा? आज ये अपने पैरों पर चल के इस हॉल से बाहर नहीं जाएगा। सत्या स्टेज से नीचे उतरा और जोर से बोला, डैड मुझे इसके हाथ पैर नहीं, इसकी जान चाहिए। मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। हालांकि विक्रांत पर इन सब बातों का कोई असर नहीं था। उसके हाव भाव तो ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ना डर रहा था और ना ही गुस्सा कर रहा था।
बल्कि खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। सत्या ने उसे घूरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर मैं शादी में शामिल हुआ तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अब भुगतो। ये सुनकर सत्या को और गुस्सा आ गया। वो चिल्लाता हुआ विक्रांत को मारने के लिए भागा। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया। इसी के साथ हड्डी टूटने की एक आवाज सुनाई दी। सत्या की दिल चीर देने वाली एक जोर की चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया और तड़पते हुए चिल्लाने लगा। अखिलेश दौड़कर सत्या के पास पहुंचा। उसने देखा सत्या का हाथ टूट चुका था। अखिलेश ने सहारा देकर उसे उठाया। जब तक संध्या और उदय भी वहां पहुंच चुके थे। विक्रांत को वहां देखकर वो दोनों भी शॉक्ड थे। मार डालो इसे, अखिलेश विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए दहाड़ा। इसी के साथ उसके गार्ड्स विक्रांत की तरफ दौड़े। ठहरो, कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारे मेहमान हैं। अगर किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, संध्या ने जोर से कहा और फिर विक्रांत के आगे आकर खड़ी हो गई। सब लोग अचानक शांत हो गए। सबको पता था संध्या उदय शाह की बेटी थी और वो होटल भी उन्हीं का था। हालांकि सबको एक ही बात की हैरानी थी कि संध्या विक्रांत को कैसे जानती थी। संध्या ने विक्रांत से पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? विक्रांत कुछ बोलता उसके पहले हॉल में मौजूद विक्रांत के कॉलेज के दोस्तों ने संध्या को विक्रांत और श्रुति की लव स्टोरी बताई। तब जाकर उसे सारा मामला समझ आया। माधवी ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह सब झूठ है। मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्रिमिनल है। इसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और इसीलिए इसे जेल भी जाना पड़ा। ये बात सुनकर विक्रांत को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर भोंक दिया हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रुति से प्यार करने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। विक्रांत ने नजरें उठाकर श्रुति की तरफ देखा। विक्रांत पर इस तरह कीचड़ उछाला जा रहा था, पर श्रुति चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसे विक्रांत की इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माधवी गुस्से में लगातार बोले जा रही थी, मेरी बेटी इसके जैसे सड़क छाप से प्यार करेगी? श्रुति तो क्या, कोई भी इज्जतदार खानदान की लड़की ऐसे क्रिमिनल के मुंह भी ना लगे। संध्या ने अपने पिता की तरफ देखा और फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकता? मैं करती हूं इनसे प्यार। विक्रांत मेरा बॉयफ्रेंड है। संध्या के इन शब्दों को सुनकर अचानक से वहां पर सन्नाटा पसर गया। श्रुति समेत सभी लोग शॉक्ड थे। उदय कुछ बोलना चाहते थे, पर उन्होंने खुद को रोक लिया। विक्रांत भी समझ गया कि संध्या ने उसकी इज्जत रखने के लिए ऐसा कह दिया था। अखिलेश त्रिपाठी आगे बढ़ा और खामोशी तोड़ते हुए बोला, उदय जी, ये लड़का हमारा दुश्मन है। अपनी बेटी को समझाइए और इसे यहां से लेकर जाइए। मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए इतनी देर से चुप हूं, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। अखिलेश की धमकी सुनकर अब उदय को भी गुस्सा आ गया। वो बोले, अखिलेश, मेरी ही होटल में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? अब तो मैं भी देखता हूं तुम क्या कर लेते हो। हिम्मत है तो इन्हें छू कर दिखाओ। टाइम कम है, जल्दी बताओ किसे खत्म करना है। अखिलेश ने उद्धम सिंह को सारी कहानी समझाई और विक्रांत की तरफ इशारा कर दिया। संध्या विक्रांत के सामने खड़ी हो गई थी। उद्धम सिंह ने विक्रांत को ध्यान से देखा, फिर जोर से हंसा और बोला, क्या अखिलेश, इस बच्चे को मारने के लिए तुमने मुझे बुलाया है? उदय समेत सब लोग डरे हुए थे। उद्धम सिंह ने अपने साथ आए लोगों की तरफ इशारा किया। उन लोगों ने विक्रांत पर हथियार तान दिए। वो ट्रिगर दबाने ही वाले थे, तभी उद्धम की नजर विक्रांत की रिंग पर पड़ी। इसी के साथ वो जोर से चिल्लाया, स्टॉप, अपने हथियार नीचे करो, जल्दी। उद्धम सिंह दौड़कर विक्रांत के सामने गया और घुटनों पर बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। ये देखकर सब लोगों की आंखें फटी रह गई। विक्रांत खुद भी शॉक्ड हो गया था। फिर उद्धम सिंह उठा और अखिलेश की तरफ पलटता हुआ बोला, अखिलेश, ये शादी नहीं हो सकती। आप लोग अपना सामान समेटो और निकलो यहां से। ये सुनकर अखिलेश दंग रह गया।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उद्धम सिंह को अचानक हुआ क्या था। अखिलेश आगे बढ़ा और बोला, अगर ये शादी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उद्धम सिंह जोर से चिल्लाया, क्लियर द स्पेस। हॉल में हड़बड़ी मच गई। सब लोग डर गए थे और बाहर भागने लगे। थोड़ी ही देर में हॉल एकदम खाली हो गया। उद्धम सिंह भी विक्रांत से माफी मांगता हुआ बाहर निकल गया। उदय, संध्या और विक्रांत अभी भी शॉक्ड थे और वहीं खड़े थे। अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया। उसने उदय से कहा, अंकल, मुझे अभी जाना होगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं आपके लिए वो जड़ी बूटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो मिल जाएगी मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा। संध्या ने अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाली और विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए बोली। रुका और पीछे मुड़कर देखा, पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने फिर से चलना शुरू किया, पीछे से फिर से किसी के कदमों की आवाजें आने लगी। अब विक्रांत भी थोड़ा घबरा गया। जैसे ही वो घर में एंटर हुआ, उसके पीछे से एक परछाई घर के दरवाजे पर नजर आई, पर विक्रांत को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि उसका पीछा कौन कर रहा है। ना ही उसे समझ आ रहा था कि रिंग में लाल रंग क्यों चमक रहा है। दूसरी तरफ विक्रांत के जाने के बाद उदय और संध्या भी अपने घर आ गए थे। उदय के दिमाग में अभी भी संध्या की प्यार वाली बात घूम रही थी। चिंता जाहिर करते हुए वो बोले, संध्या, तुमने सच में वो प्यार वाली बात विक्रांत को बचाने के लिए ही बोली थी ना? देखो, घर की चाबी देने तक ठीक है, लेकिन। संध्या ने कहा, डैड, आप उसी बात पर क्यों अटक गए हैं? उदय ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम जल्द से जल्द वो जड़ी बूटी ढूंढो, हमारे पास समय कम है। डरे हुए स्वर में संध्या बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको, मैं कल ही वो जड़ी बूटी ले आऊंगी और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उदय ने एक आह भरी और बोले, हाँ, अब विक्रांत ही हमारी उम्मीद है। उदय अभी भी चिंतित लग रहे थे और कुछ सोच रहे थे। उनको ऐसे देखकर संध्या ने पूछा, क्या हुआ डैड, क्या सोच रहे हैं आप? उदय ने कहा, तुम एक काम करो, विक्रांत की सिक्योरिटी के लिए हमारे कुछ लोगों को उस पर नजर रखने के लिए बोल दो। त्रिपाठी फैमिली का कोई भरोसा नहीं है, वो लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। संध्या ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से ही विक्रांत की सिक्योरिटी के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है। उधर विक्रांत के आने की आहट सुनते ही उसकी मां अनीता बोली, विक्रांत, तुम सुबह से कहां घूम रहे हो? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी से खाना खाने बैठ जाओ। विक्रांत के पिता संजीव हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट थे। विक्रांत उनसे बहुत डरता था। विक्रांत ने देखा संजीव उसे गुस्से में घूर रहे थे। सिर झुकाकर वो चुपचाप खाना खाने बैठ गया। खाना खाते हुए अनीता ने उससे कहा, विक्रांत, तुम उस लड़की को भूल जाओ और नई शुरुआत करो। मैं नहीं चाहती फिर से तुम्हारे साथ गलत हो। अब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। आज जो कुछ भी हुआ था, अगर वो अनीता को पता चलता तो वो बहुत चिंतित हो जाती। इसलिए विक्रांत को कुछ भी बताना ठीक नहीं लगा। विक्रांत ने नए घर के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं बताया। उसने चुपचाप अपनी मां की बात सुनी और खाने के बाद वो अपने रूम में जाकर सो गया। दूसरी तरफ हाथ टूटने के बाद सत्या को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। उसका ध्यान रखने के लिए श्रुति भी उसके साथ हॉस्पिटल में ही थी। वो दोनों शादी रुकने से बहुत दुखी थे। सत्या अपना गुस्सा निकालते हुए बोला, उस विक्रांत को पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर वो नहीं बचेगा। मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। उसने त्रिपाठी परिवार की इज्जत पर हाथ डाला है। इतने लोगों के सामने उसने हमारा मजाक बना दिया है। इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। श्रुति ने उसे शांत करवाते हुए कहा, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। सत्या ने दांत पीसते हुए कहा, अगर वो उदय की बेटी बीच में नहीं आती तो मैं उसे उसी वक्त खत्म कर देता। सत्या को पानी का गिलास पकड़ाते हुए श्रुति बोली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा
कि 3 साल में जेल में ऐसा क्या हुआ कि वो इतना कैसे बदल गया है। पहले तो उसकी किसी के सामने आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब तो लोगों के हाथ पैर ऐसे तोड़ता है जैसे कि बिस्किट तोड़ रहा हो। ये सुनकर सत्या ऑफेंड हो गया। उसने पानी का गिलास फेंक दिया और गुस्से में श्रुति को घूरते हुए बोला, मुझे तो लगता है तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। पहले भी तुमने मुझ पर हमला करवाया था और आज तो मेरा हाथ ही तोड़वा दिया। श्रुति चिढ़ते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? सत्या की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। श्रुति को आंखें दिखाते हुए उसने कहा, अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूं? मैंने देखा था जब उस लड़की ने कहा कि वो विक्रांत से प्यार करती है, तब तुम्हारी आंखों में जलन साफ साफ दिख रही थी। श्रुति को भी अब गुस्सा आ गया था। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। सत्या बेड से खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। श्रुति बहुत घबरा गई। सत्या ने दांत पीसते हुए कहा, एक बात याद रखना, अगर तुमने उस फटीचर विक्रांत के बारे में सोचा भी तो उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तभी रूम का दरवाजा खुला और अखिलेश त्रिपाठी अंदर आया। शायद उसने बाहर से सत्या की बात सुन ली थी, इसलिए गुस्से में वो सत्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से हम लोग कम जलील हुए हैं जो अब दोबारा वही गलती करने जा रहे हो। सत्या ने नजरें झुकाते हुए कहा, सॉरी डैड, लेकिन जब तक मैं उस लड़के को मार नहीं डालता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सत्या के हाथ पर बंधे प्लास्टर की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश ने कहा, अपनी हालत देखी है तुमने? तुम चुपचाप बैठे रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस मैटर को मैं खुद हैंडल करूंगा। तुमने देखा नहीं, डॉन उद्धम सिंह भी उसके सामने झुक गया था। उस लड़के के पीछे जरूर किसी का हाथ है, वरना उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे पंगा ले। हमें पहले उसके इस कनेक्शन के बारे में पता करना पड़ेगा। श्रुति ने धीमी आवाज में अखिलेश से कहा, अंकल, मैं उसे काफी टाइम से जानती हूं। वो एक मामूली सा लड़का है। उसके पिता मामूली नौकरी करते थे, कोई औकात नहीं उसकी। अखिलेश ने श्रुति को घूरते हुए कहा, अगर तुम कुछ जानती होती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपना दिमाग लगाना बंद करो। उस लड़के का क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं तय करूंगा। शादी में हुए हंगामे से अखिलेश की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा था, इसलिए वो भी बहुत गुस्से में था। सत्या और श्रुति को समझाने के बाद वो वहां से निकल गया। अगले दिन जब सुबह विक्रांत उठा तो उसने देखा उसके पिताजी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। विक्रांत के जेल जाने के बाद संजीव की नौकरी चली गई थी, इसलिए वो छोटा मोटा जो भी काम मिलता कर लेता। विक्रांत ने हिचकिचाते हुए कहा, पापा, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप बस आराम कीजिए। संजीव ने कुछ बोला नहीं, बस उसे घूरा। विक्रांत ने अपनी जेब से चाबी निकाली और बोला, मैंने अपने एक दोस्त का घर रेंट पर लिया है, अब से हम लोग वहीं रहेंगे। ये सुनकर अनीता और संजीव दोनों ही हैरान रह गए। उन लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया कि कौन सा दोस्त और अचानक विक्रांत ने क्यों वो घर किराए पर लिया, वगैरह वगैरह। पर विक्रांत ने सारे सवाल टाल दिए। आखिर में अनीता ने पूछा, तुम्हारे दोस्त का घर कौन सी जगह है? उदय शाह का घर शहर की सबसे महंगी सोसाइटी DLF अपार्टमेंट्स में था। विक्रांत ने जैसे ही जगह का नाम बताया, उसके पिता ने कहा, तुम्हें क्या मैं शक्ल से मूर्ख लग रहा हूं? वो VIP एरिया है, वहां पैसे वाले लोग रहते हैं। तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसका वहां घर है? ये फालतू सपने देखना बंद कर दो और कोई काम धंधे के बारे में सोचो। विक्रांत अपने पिता को जवाब देने से डरता था, लेकिन आज उसने हिम्मत जुटाई और बोला, पापा, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूं। आप चलिए मेरे साथ और अपनी आंखों से खुद देख लीजिए मैं सपने देख रहा हूं या सच कह रहा हूं। विक्रांत की मां ने खुश होते हुए संजीव से कहा, आप मान लीजिए ना उसकी बात, एक बार चल के देख लेते हैं वहां। संजीव बिना कुछ बोले अंदर चले गए। विक्रांत ने अपनी मां से कहा, मां, मैं ऑटो बुलाने जा रहा हूं,
आप लोग तब तक सामान पैक कर लीजिए। ऑटो में सामान डालकर पूरा पाठक परिवार डीएलएफ अपार्टमेंट पहुंचे, लेकिन सोसाइटी के गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड ने ऑटो रोक दिया और ड्राइवर से पूछा, कहां घुसे चले आ रहे हो भाई? ये कोई घूमने की जगह नहीं है। गार्ड ने वहां इससे पहले कभी किसी को ऑटो से आते नहीं देखा था। वहां सब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते जाते थे या फिर प्राइवेट कैब से। विक्रांत ऑटो से बाहर निकला और बोला, यहां हमारा फ्लैट है और मैं फ्लैट का ओनर हूं। गार्ड ने विक्रांत को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, फिर ऑटो में झांक कर देखा और बोला, बेटा तुम जैसे लोग यहां बहुत आते हैं। अगर तुम घूमने आए हो तो बाहर से घूम कर निकल जाओ, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अपनी पॉकेट से चाबी निकालते हुए विक्रांत बोला, आपको क्या लग रहा है मैं यहां मजाक करने आया हूं? यहां हमारा फ्लैट है और ये रही उसकी चाबी। गार्ड ने चाबी पर नजर डाली और फिर विक्रांत को देखा और कड़क आवाज में बोला, ये चाबी तुम्हारे पास कहां से आई? सच सच बताओ, तुमने ये चाबी कहां से चुराई है? विक्रांत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने इसे चुराया नहीं है, ये मेरे ही घर की चाबी है। गार्ड ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया। 4-5 गार्ड ऑटो को घेर कर खड़े हो गए। विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, इस पर नजर रखो, मुझे ये आदमी गड़बड़ लग रहा है, मैं सोसाइटी सेक्रेटरी को कॉल करके आता हूं। संजीव और अनीता भी डर गए और ऑटो से बाहर आ गए। ऑटो ड्राइवर भी घबरा गया। अनीता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, ये लोग हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? संजीव विक्रांत की तरफ गुस्से में देख रहा था। विक्रांत ने अपनी मां को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मां, यहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ये लोग बस चेकिंग कर रहे हैं। उसी समय एक ब्लैक मर्सिडीज आकर उनके सामने रुक गई। गाड़ी में श्रुति, उसकी मां और सत्या तीनों बैठे थे। सत्या का फ्लैट भी इसी सोसाइटी में था। सत्या ने विक्रांत की तरफ देखा और फिर श्रुति से बोला, ये विक्रांत और उसकी फैमिली सामान लेकर यहां क्यों खड़े हैं? वो तीनों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। श्रुति ने वहां खड़े गार्ड से पूछा, क्या चल रहा है यहां? गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, मैडम ये लोग कह रहे हैं इनका यहां फ्लैट है, इनके पास चाबी भी है, पर हमें इन पर शक है, इसलिए जांच पड़ताल कर रहे हैं। गार्ड की बात सुनते ही श्रुति और सत्या जोर जोर से हंसने लगे। हंसी कंट्रोल करते हुए श्रुति विक्रांत से बोली, अबे तू पागल है क्या? तुम लोग यहां आने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? यहां एक फ्लैट की प्राइस क्या है तुम लोगों को अंदाजा भी है? अगर तुम लोग 7 जन्म भी ले लो तब भी यहां फ्लैट नहीं खरीद पाओगे। संजीव बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। सत्या ने गार्ड से कहा, और तुम लोग, कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम लोग मान लोगे? इनसे पूछिए इनके पास क्या सबूत है कि यहां इनका फ्लैट है? क्या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? श्रुति की मां ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए एक गार्ड से कहा, इन लोगों को जल्दी यहां से बाहर निकालो, खासकर इस आदमी को, ये क्रिमिनल है, कल ही जेल से छूटा है। ये बात सुनते ही सिक्योरिटी वाले डर गए और सब ने अपने हथियार निकाल लिए। क्या विक्रांत और उसका परिवार सोसाइटी के अंदर जा पाएंगे? क्या विक्रांत कोई सबूत दे पाएगा या फिर उसे वहां से वापस लौटना पड़ेगा? अखिलेश विक्रांत से बदला लेने के लिए क्या करने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ